Hello children, I am going to start new topics towards civil disobedience. Let's start. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places and Satyagrahi needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle. चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद फरवरी 22 में गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ कर लेंगे। गांधी जी का सोचना था कि बहुत सारी जगह पर ये मूवमेंट जो है वो वायलेंट हो जाते हैं, तो सत्याग्रहियों को ज़रूरत है प्रॉपरली ट्रेनिंग की। इसके बाद ही बड़ा स्ट्रगल स्टार्ट किया जाएगा। Within the Congress, some leaders were now tried to mass struggle and wanted to participate in election to the provincial council that had been set up by the Government of India Act 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू प्रोविंशियल काउंसिल जो सेटअप किए गए थे उसमें जो इंडियन लीडर्स थे वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे। दे फेल्ट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी विद इन द काउंसिल और गिव फॉर रिफॉर्म्स एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दिस काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। सभी लीडर का सोचना ये था कि बहुत इस काउंसिल के थ्रू हम ब्रिटिश पॉलिसी का विरोध कर सकते हैं, उनके सुधारों के ऊपर भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। पर बहुत सारे लोग जो थे लीडर, उनका मानना ये था कि ये काउंसिल पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, बट द यंगर लीडर लाइक द जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रेस फॉर मोर रेडिकल्स मास एजिटेशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस। एक तरफ जहाँ सी आर दास, मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर जो है स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, फाउंडेड कर रहे हैं, वह ताकि काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ रिटर्न हुआ जा सके। वहीं दूसरी तरफ जो यंगर लीडर थे कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनका मानना था ज़रूरत है एक बहुत बड़े आंदोलन की ताकि फुल इंडिपेंडेंट पाया जा सके। In such a situation of internal debate and discussion, two factors again shaped Indian politics toward the late 1920। लेट 1920 में इंडियन पॉलिटिक्स को जो शेप दे रही हैं दो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो ये विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी है इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्राइस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स आफ्टर 1930। सेकंड है द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन। जितनी भी एग्रीकल्चरल गुड्स थी उनकी जो डिमांड थी वो गिर गई थी और एक्सपोर्ट भी जो था वो भी ख़त्म हो गया था। पीसेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। जो किसान थे वो काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे अपनी हार्वेस्ट, अपनी फसल को बेचने में और अपने रेवेन्यू को पेड करने में। बाई 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। जो ग्रामीण इलाके थे इस वक्त भारत के, वहाँ काफ़ी हलचल मचा हुआ था। एक तरफ जहाँ इंडियन पीसेंट्स जो कॉमन लोग हैं वो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन को झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में जो टोरी गवर्नमेंट है वो इंडिया में एक कमीशन भेज रही है और उस कमीशन के प्रेसिडेंट हैं सर जॉन साइमन। तो क्वेश्चन यहाँ है कि ये साइमन कमीशन इंडिया आ क्यों रहा था। द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। ये कमीशन इंडिया आ रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के फंक्शन को चेक करने के लिए। द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था। तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे, जितने भी थे सबके सब ब्रिटिश थे। इसलिए इस कमीशन को वाइट कमीशन भी कहा गया। इस कमीशन में 7 मेंबर थे और एक बहुत ही पावरफुल मेंबर थे क्लीमेंट एटली, जो कि फ्यूचर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। 1945 से 51 तक वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." All parties, included the Congress and the Muslim League, participate in the demonstration. जब साइमन कमीशन इंडिया आया 1928 में, तो उसको उसका गो बैक साइमन जैसे नारों से उसका स्वागत हुआ। जितनी भी पार्टी थी इंडिया में, चाहे वो कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, सभी ने उसके प्रदर्शन में पार्टिसिपेट किया। एक तरफ जो यहाँ ये सब चीज़ें हो रही थी, वहीं जो इंडिया के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, वो अनाउंस कर रहे हैं, अनाउंस इन अक्टूबर 1929 अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेट, कि इंडिया को वो डोमिनियन स्टेट देंगे जो जिसका कि अनस्पेसिफाइड फ्यूचर है। इसके अलावा वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी जोर दे रहे हैं कि डिस्कशन होगा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। तो लॉर्ड इरविन का ये इतना सब ऑफर, दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। ये सब चीज़ें जो हैं कांग्रेस लीडर को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही हैं। द रेडिकल विद इन द कांग्रेस लेड बाय
जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो लीडर हैं इस वक्त कांग्रेस के, वो काफ़ी मुखर हैं. द लिबरल एंड मॉडरेट हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस देयर इन्फ्लुएंस. एक तरफ जहां इंडिया में जो लिबरल लीडर हैं, मॉडरेट हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के फ्रेमवर्क को तैयार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ब्रिटिश डोमिनियन स्टेट है धीरे धीरे ग्रेजुअली लॉस देयर इन्फ्लुएंस, अपना जो प्रभाव है खोती जा रही है. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand for Purna Swaraj or full independence for India. 1929 दिसंबर में लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ और इस कांग्रेस सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रेसिडेंट थे इस वक्त कांग्रेस के, उन्होंने डिमांड किया पूर्ण स्वराज यानी फुल इंडिपेंडेंट का. इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 would be declared as the Independence Day when people were to take a place to struggle for complete independence. तो नेहरू जी ने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिपेंडेंस डे, जहाँ पर लोग जो है प्लेस लेंगे और फुल इंडिपेंडेंट के लिए. बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्ट वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन इतने बड़े सेलिब्रेशन ने बहुत कम लोगों का ध्यान आकर्षित किया. अब गांधी जी जो है वो फाइंड अ वे टू रिलेटेड दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की लड़ाई के लिए नया आइडिया लाना चाह रहे हैं, एक ऐसा इशू उठाना चाहते हैं जो एवरीडे लोगों की एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ हो. The next topic is Salt March and Civil Disobedience Movement. Mahatma Gandhi found a salt a powerful symbol that could unite द नेशन. गांधी जी को लगा कि नमक बहुत ही पावरफुल सिंबल है जो पूरे देश को एक बना सकता है. 31 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड. गांधी जी ने 31 जनवरी को लॉर्ड इरविन जो कि वायसराय थे इंडिया को, उनको 11 डिमांड लिख करके भेजी अपनी, कि कौन कौन सी डिमांड है. ये जो डिमांड थी जनरल इंटरेस्ट की डिमांड थी, सभी क्लासेस से जुड़ी हुई डिमांड थी, इंडस्ट्रियलिस्ट और पीसेंट से जुड़ी हुई डिमांड थी. सभी के सभी इंडियन सोसाइटी के लोग इसे आइडेंटिफाई कर सकते थे अपने आप को, और ये पूरे कैंपेन को यूनाइट कर सकता था. इन सभी डिमांड में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड थी वो थी एबलाइज द सॉल्ट टैक्स. नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसको हटाने की डिमांड करी गई थी. Salt was something consumed by the rich and poor alike, and it was one of the most essential item of food. जो सॉल्ट था, नमक था, वो चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सभी इसको कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं. बहुत ही मोस्ट एसेंशियल आइटम है भोजन के लिए. द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन. एक तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया. दूसरा जो है प्राइवेट लोग जो इसका नमक का प्रोडक्शन करते थे उसको हटा के गवर्नमेंट को उसने एकाधिकार दे दिया प्रोडक्शन का, यानी नमक का प्रोडक्शन अब सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर सकती थी. इस बात को लेकर गांधी जी ने डिक्लेयर किया था मोस्ट ऑपरेसिव फेज ऑफ द ब्रिटिश रूल, कि गांधी जी ने बताया था कि नमक के ऊपर टैक्स लगा देना और नमक जो कि दूसरे लोग प्रोडक्शन करते थे उनको हटा के खुद को प्रोडक्शन करना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे ऑपरेसिव फेस है. Mahatma Gandhi later was in a way an ultimatum. If the demand were not fulfilled by 11 March, the Congress would launch a civil disobedience campaign. तो गांधी जी ने अपने लेटर के साथ ये अल्टीमेटम भी दे दिया था कि 11 मार्च तक अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो वो जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लॉन्च करेंगे. इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट. इरविन जो थे इस वक्त समझौता भी करना चाहते थे लेकिन जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया. So Gandhiji started his famous Salt March accompanied by 78 of his trusted volunteer. गांधी जी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉल्टियर के साथ मिल करके बहुत ही फेमस और सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया. ये मार्च जो है स्टार्ट हुआ साबरमती आश्रम से और कहाँ पहुँचा, गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी पहुँचा. ये मार्च जो था वो 240 माइल लंबा था. तो ये जो वॉलंटियर थे वॉकड फॉर 24 डेज. इन्होंने 24 दिन लंबी यात्रा की. अबाउट 10 माइल अ डे, 10 माइल रोज चलते थे. थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेर एवर ही स्टॉप. जहाँ भी गांधी जी रात को विश्राम के लिए रुकते थे, जिस भी गांव में, वहाँ हजारों की संख्या में लोग आते थे गांधी जी को सुनने के लिए. ही टोल्ड देम व्हाट ही मेंट बाय स्वराज एंड आस्क्ड देम टू पीसफुल डिफेंड द ब्रिटिश. उनका मानना था कि स्वराज का मतलब क्या है वो लोगों को बताते थे और किस तरह से हमें विरोध करना है ब्रिटिश का बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से.
ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी। 6 अप्रैल को गांधी जी डांडी पहुंचे, जहां उन्होंने वॉयलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। जहां समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बना करके गांधी जी ने ब्रिटिश कानून को तोड़ा, वॉयलेट किया। This marked the beginning of the civil disobedience movement. How was the movement different from the non-cooperation movement? तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इस सॉल्ट मार्च के साथ बिगनिंग हुआ इसका। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कैसे चेंज था। तो चेंज था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ कॉपरेशन नहीं करना था ब्रिटिश का, जबकि with the British as they had done in 1921-22 but also to break colonial law। जबकि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में कॉपरेशन तो नहीं करना था, साथ साथ में कानून भी तोड़ना था। तो इस तरह से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से चेंज था। Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री। हज़ारों की संख्या में बहुत जगह पर जो है नमक बना करके ब्रिटिश कानून को तोड़ा गया, और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्री थी वहाँ प्रदर्शन किया गया। एज द मूवमेंट स्प्रेड, मूवमेंट बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ा। फॉरेन क्लोथ्स वॉज बायकॉट एंड लीकर शॉप वर पिकेट, peasants refused to pay revenue and चौकीदारी टैक्स, village officer resigned, and in many places forest people violated forest law, going into the reserve forest to collect wood and graze cattle। तो इस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में बस लोगों का एक एक मकसद था कि जो ब्रिटिश ने लॉ बनाया है उस लॉ को तोड़ना है। और नॉन कॉपरेशन में क्या था कि सिर्फ कॉपरेट नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, विदेशी जो फॉरेन क्लोथ थे उनको बैकआउट किया गया, जो लीकर शॉप थी उनके रोड ब्लॉक कर दिए गए, जो पीसेंट्स थे उन्होंने चौकीदारी टैक्स और पे रेवेन्यू जो है उसको पेड करने से रिफ्यूज़ कर दिया। बहुत सारी जगहों पर जो लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को भी वॉयलेट किया। वो रिजर्व फॉरेस्ट में गए, वहाँ उन्होंने अपने जानवर को चराए और बहुत सारे वुड भी कलेक्ट किए। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one। जैसे जैसे ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट डेवलपमेंट को देख करके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कांग्रेस के लीडर को वन बाय वन अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी जगह पर ये वॉलेट क्लासेस इन मेनी प्लेसेस। वैन अब्दुल गफ्फार खान जो कि गांधी जी के शिष्य थे उन्हें अरेस्ट किया गया अप्रैल 30 में। एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर फेसिंग आर्म्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग इन मेनी वर किल्ड। बहुत सारे अब्दुल गफ्फार खान जब अरेस्ट कर लिए गए उसके बाद बहुत सारी जो भीड़ थी काफ़ी गुस्से में थी, वो पेशावर की गलियों में सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, उन पर पुलिस ने फायरिंग की, बहुत सारे लोग भी मारे गए। अ मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर इन शोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग एंड लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन। जब गांधी जी ने अपने आप को अरेस्ट करवा दिया उसके बाद सोलापुर के जो वर्कर्स थे उन्होंने बहुत सारी जगहों पर अटैक किया, जहाँ जहाँ भी सिम्बलाइज ब्रिटिश रूल, जहाँ भी ब्रिटिश रूल के सिंबल उन्हें दिखते थे, जैसे जो यूनियन जैक वगैरह जो फ्लैग थे उनके वो सब दिख जाते थे, वहाँ पर उस स्ट्रक्चर पर वो लोग अटैक करते थे। ऑल स्ट्रक्चर जहाँ भी उस स्ट्रक्चर पर उन्हें सिम्बलाइज ब्रिटिश रूल के सिंबल दिखाई देते थे वहाँ अटैक करते थे। अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। जो घबराई हुई जो गवर्नमेंट थी उसने भी दबाने के कई तरीके अपनाए। पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, और लाखों की संख्या में लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इन सच अ सिचुएशन गांधी जी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। अब इस सिचुएशन में गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो ये जो नॉन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है इसको भी वो कॉल ऑफ कर लेंगे। एंड इंटर इनटू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। गांधी जी लॉर्ड इरविन जो कि वायसराय हैं उनके साथ एक पैक्ट यानी समझौते में इंटर किए। इस समझौते के थ्रू बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, जिसे गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है, गांधी जी कॉन्सेंट्रेटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी इस पैक्ट के थ्रू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। फर्स्ट हुआ था 1930 में जिसका कि कांग्रेस ने बायकॉट किया था। द कांग्रेस हैड बायकॉट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस in London, and the government agreed to release the political prisoner। फर्स्ट राउंड टेबल
कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुआ, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुए, जिसमें कि फर्स्ट में और थर्ड में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, वो भी लॉर्ड इरविन पैक्ट के बाद। गांधी जी जब उस पैक्ट में साइन हुए तो इसके बाद उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। तो लंदन गवर्नमेंट ने ये एग्री किया कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर है, कैदी हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। गांधी जी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके बीच कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाया और इस तरह से समझौता टूट गया और गांधी जी रिटर्न हो गए। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगेन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। उनके वापस लौटने के बाद ये देखा गया कि जो गवर्नमेंट थी उसने लोगों को दबाने के नए नए तरीके खोज निकाले। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, इन दोनों को जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल और कांग्रेस को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। सीरीज ऑफ मेजर हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बैकआउट, मतलब मीटिंग, प्रदर्शन और बैकआउट जैसी चीज़ों पर रोक लगा दी गई। विद दिस ग्रेट अप्रीहेंशन महात्मा गांधी रिलॉन्च द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अब एक बार गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कॉल ऑफ कर लिया था। अब गांधी जी जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेल हो गया, वापस आ गए, तो फिर दोबारा उन्होंने इसको रिलॉन्च कर दिया। फॉर ओवर ए ईयर द मूवमेंट कॉन्टिन्यू, एक साल तक ये चल रहा, बट बाय 1934 इट्स लॉट्स इट्स मोमेंटम, ये अपना मोमेंटम खो चुका था 1934 तक। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को जितना भी मैंने यहाँ तक बताया समझ में आया होगा। मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग इसे प्रॉपरली नोट डाउन कर लेंगे। बाय होम एंड व्हाई वाज द स्वराज पार्टी फॉर्म्ड। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया टुवर्ड्स। थर्ड है राइट इन ब्रीफ अबाउट द साइमन कमीशन। What was the significance of the Lahore Congress? स्टूडेंट पूरे क्वेश्चन प्रॉपरली आप लोग लिखेंगे, तैयार करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।